अध्याय 1 के बाकी अंश। राजा साहब का मन दुकान और मंदिर से उचटकर नवशिशु में ही केंद्रित हो गया था। वह जैसे ही उनके गोद में आता था, उन्हें अंदर से एक ऐसी अद्भुत शांति मिलती थी जो उन्हें पूजा के बाद आज तक नहीं मिली थी। उनका रोम रोम उसे गोद में लेते ही पुलक उठता था। एक अनोखे आनंद से उनके मन प्राण तरंगित हो उठते। उनकी बहुत इच्छा थी कि उनके एक पुत्र हो, पर ईश्वर ने उन्हें केवल एक लड़की दी थी। उसके गर्भवती होने का समाचार सुनकर वह रात दिन प्रार्थना करते थे, भगवान ने मुझे पुत्र नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, पर इस बार नाती तो मिले। ईश्वर से उनकी इच्छा पूरी की थी। अब कम से कम कोई ऐसा तो आ गया था जो उनके मरने पर उनका दाह संस्कार कर सके, उनका वारिस हो सके। उन्होंने भूरा के हाथ टिमरनी बधाई भेजते हुए सभी को छठी पर आने के लिए आमंत्रित किया था। राजा के बाबा, दादी और पिता भूरा के साथ ही बैलगाड़ी से कुचवारा आ गया थे। समधी समधीन और दामाद की खातिरदारी राजा साहब ने जी खोलकर की। रानी माँ ने लेने देने का सामान पहले से ही जोड़ रखा था। चलने के दिन राजा साहब हाथ जोड़कर समधी से बोले, पता नहीं मुझे अब कितने दिन जीना है। राजा बेटा के पैदा होने पर मेरे अंधेरे जीवन में जैसे एक उजाला आ गया है। इस लंबी चौड़ी जमींदारी जमीन दुकान दे दिया, मेरी हर साध पूरी हो गई। मेरे मरने पर कोई मेरी चिता को आग दे देगा, यह तसल्ली हो गई। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जब इसका भाई हो जावे, राजा बेटा मुझे दे दे। जब आपका मन भटके हुकुम करेंगे, राजा को फौरन आपके पास भेज दिया करूँगा। राजा के बाबा हंसकर बोले, अभी इसे बड़ा तो होने दीजिए और फिर इसका भाई तो हो समधी जी। मैं आपसे बाहर थोड़ी ही हूँ। और राजा के पिता और बाबा टिमरनी वापस चले गए। राजा जब 4 महीने का हो गया, उन्होंने बिटिया की तभी विदा की। चलते चलते दामाद से बोले, बेटा विदा तो कर रहा हूँ, पर राजा को अपने से अलग कर मेरा दिल बैठा जा रहा है। हो सके तो बिटिया को महीने 2 महीने बाद वापिस जरूर भेज देना। बाबूलाल विनम्रता से बोले, लाला जी मैं भी आपका हूँ और यह राजा भी आपका है। आप चिंता न करें। आप जब भूरा को टिमरनी भेजेंगे, मैं अपनी ओर से आपको कभी निराश न करूँगा। पर माँ की मृत्यु के बाद अब गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी राजा की माँ पर आ गई है, इसलिए उसे भेजना मुश्किल है। राजा को भले ही आप पास रखे और 2 साल तक राजा 2 महीने टिमरनी रहता तो 3 महीने कुचवारा। पर जब से राजा के एक भाई और हुआ तो राजा बिना माँ के भी नाना नानी के पास रहने लगा। वह नाना नानी में इतना हिल मिल गया था कि पीछे से न कभी माँ को याद करता था और न टिमरनी जाने के लिए रोता था। राजा साहब ने देखा अन्य बच्चों से भिन्न वह अकेले में लेटे हुए गुपचुप घंटों आकाश में चांद और सितारे को देखता रहता था और बीच बीच में उसके ओंठ मुस्कुराते रहते थे। उसकी आंखों की चमक बढ़ जाती थी। भूरा जो उसे लेकर एक दिन घुमाने तालाब के पास गया था, उसने राजा साहब और रानी माँ को बताया था।
राजा भैया तालाब के पास जाकर किलकारियां मारते रहे। अस्त होते सूरज का लाल गोला जब तक तालाब में डूब नहीं गया, उन्होंने तालाब से हटने का नाम न लिया। मैंने जब जब चलने की कोशिश की, राजा भैया मेरा अंगोछा खींचकर रोने और मचलने लगे। मधुमालती के झाड़ के पास जाकर तो वह बहुत खुश हुए। बांसों के झुरमुट में टी टू करती चिड़ियों का शोर भी उन्हें बहुत अच्छा लगा। नानी माँ बहुत गंभीरता से पति की ओर देखती हुई बोली, मेरा पक्का विश्वास है कि राजा एक दिन बहुत महान पुरुष बनेगा, पर तब तक हो सकता है हम लोग ही इस दुनिया में न रहे। राजा साहब भावुक होकर उनके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा मन कहता है कि तुम्हें बहुत दिन जीना है। मैं तो रात दिन भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी उम्र भी तुम्हें और राजा को लग जाए, पर मैं देखता हूँ कि तुम राजा की कुछ खास फिक्र नहीं रखती। वह कभी कभी नंगा धूल में लौटता रहता है। नानी माँ हंसकर बोली, तुम नहीं समझोगे, मैं उसकी अपनी जान से अधिक परवाह करती हूँ, पर मैं उसकी मर्जी के विरुद्ध उस पर कुछ थोपना नहीं चाहती। जब देखती हूँ कि वह बदन से कपड़े नोचकर अलग कर देना चाहता है, मैं उसे नंगा कर देती हूँ। जब देखती हूँ वह धूल में लौटकर प्रसन्न हो रहा है, मैं उसे धूल में लौटने देती हूँ ताकि वह सुरक्षित, स्वस्थ और प्रसन्न रहे। राजा साहब दोनों हाथों से सिर पकड़कर बोले, तुम भी मेरे लिए आज तक एक पहेली हो। हम लोगों के ब्याह को वर्षों हो गए, पर मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अब तक तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाया हूँ और समझ भी नहीं पाओगे। रानी माँ मुस्कुरा कर बोली, तुम अपनी जमींदारी, अपनी दुकान और अपने ग्राहक गुरुजी को अच्छी तरह समझ लो, इतनी ही काफ़ी है। तुम भूल जाते हो कि मैं खुजराहो के तांत्रिक की बेटी हूँ। मैं तंत्र की तरह ही एक ऐसी जटिल पहेली हूँ जो स्वयं आज तक अपने आप को नहीं समझ पाई। हर इंसान अपने आप को समझ ले, यही बहुत बड़ी बात है। राजा साहब अपनी पत्नी का मूड देख विषय बदलते हुए बोले, मैं कुछ दिनों से सोच रहा था कि काशी जाकर वहाँ के सबसे बड़े ज्योतिषी से राजा की जन्मपत्री बनवाऊं। तुम्हारा क्या ख्याल है? रानी माँ मुस्कुराकर बोली, ख्याल तो अच्छा है, कब जाओगे काशी? मैं तुम्हारी तैयारी कर दूं? राजा साहब हर्षित होकर बोले, मैं कल ही चल पड़ूंगा। दिन भी अच्छा है। और दूसरे ही दिन राजा साहब भूरा के साथ बैलगाड़ी पर गडरवारा के लिए चल दिए ताकि जबलपुर पहुंचकर वहां से इलाहाबाद और काशी के लिए गाड़ी पकड़ी जा सके। इसी के साथ अध्याय 1 के बाकी अंश पूरे हुए। सुनने के लिए धन्यवाद।